नाकाम हो चुका है। करप्शन वैक्सीन में हो रही है। एक वफाकी वजीर की पूरी फैमिली को वैक्सीन लग रही है। अगर आप में शर्म नहीं है, अक्ल तो होगी ना। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुजदार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। पीडीएम खुद ही हैंडल होगी। राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। इस स्कैंडल को मैं नहीं देख रहा, कोई और देखते हैं। यूके का जो वायरस इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। पंजाब में जो फैलाव था वो बहुत ज़्यादा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डीएनए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी और हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जवेद इकबाल साहब। सोच रहे थे आज के सारे प्रोग्राम के दौरान मातम किया जाए हुकूमत का भी, जिनकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। कहीं वैक्सीन न मिलने की शिकायतें हैं तो कहीं कुछ है। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे, क्योंकि कोरोना दहशतनाक, इंजाम खौफनाक, कोताही इबरतनाक, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक और कर्बनाक दिन, एक और गमनाक शाम, 100 इंसान अबदी नींद सो गए। ये है उस कोरोना की तबाहकारियों की एक झलक। वज़ीर बदलो बार बार, वज़ीर ख़जाना पर महंगाई और कोरोना का वार, तब्दीली के 3 साल। हफीज़ शेख, जिसकी कल तक तारीफ़ें करते हुए इमरान खान साहब का हलक सूखता था, जिनको इलेक्शन लड़वा के वज़ीर परमानेंट बनाने की तैयारियाँ थी, आज उनको नाअहली का इल्ज़ाम दे के निकाल दिया गया है। ये बात कम अज़ कम पीटीआई के सारे स्पोक्स पर्सन और वज़रा कह रहे हैं। एक ने तो हद ही कर दी, उसने कहा जी उन्होंने तो बहुत कमाल के काम किए थे। मेरा दिल चाहता था मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल करके उनसे पूछूं तो फिर ये इनाम दिया आपने उसको या सज़ा दी है इस बात की। एनीवे, और जो मौजू हैं जनाब उनकी तरफ भी आते हैं। मुस्लिम लीग में नून ने एक नई कमेटी तश्कील दे दी है। सियासत के खेल में नए दावपेच। नवाज़ शरीफ मुतहर्रिक हो गए हैं। नवाज़ शरीफ जब भी मुतहर्रिक होते हैं तो कोई ना कोई नई बात सामने ज़रूर आती है, तो इंतज़ार रखना चाहिए कि कब उनकी नई स्ट्रेटजी हमारे सामने आएगी। इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जो डिच करना था वो तो अब कर चुकी है, इसके बारे में दो राय नहीं है। सट्टेबाज शुगर माफिया की ब्लैकमेलिंग, शुगर डीलर्स की हड़ताल, मीठे में कड़वाहट। हमने जब चीनी और आटे का बहरान आया था, हमने इमरान खान साहब के नारे सुने थे कि जो ज़िम्मेदार है उन्हें छोड़ेगा नहीं, और उसके बाद जो कमीशन बना और उसके बाद जो उस कमीशन की रिपोर्ट के साथ खिलवाड़ किया गया वो सबके सामने है। अब देखते हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि अपने फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कमाल की बात की थी। उन्होंने कहा था कि बेदम हुए बीमार शफा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो दवा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। ये मेरे ख़्याल से इतने हस्बुल आल शेर हैं कि आपको इन शेरों के दायरे के अंदर हुकूमत की कसम पुरसी नज़र आएगी। इसमें हुकूमत की पॉलिसियों के जो खामियां हैं वो नज़र आएंगी। मैं इसके ऊपर आगे जाना नहीं चाहता इसलिए कि मेरा दिल बहुत दुखी है। जवेद इकबाल साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, ये टाइम ही ऐसा है कि जहाँ हर जी शऊर इंसान के लिए ये तकलीफ़ है, लेकिन मैं फिर भी हुकूमत को एक बात बार बार जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि जो इस वक्त वो कोशिशें कर रही है SOP की, उसको करते रहे, लेकिन अब इस वक्त टाइम है एक स्ट्रेटजी बनाने का, और वो भी वार फुटिंग पे। और भी वार फुटिंग पे, क्योंकि जो अभी आपने शेर का जिक्र किया फैज़ अहमद साहब का कि दवा क्यों नहीं देते, तो अब वक्त है दुआ देने का, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि कोरोना से लड़ना है। मतलब लड़ना तो जितना है हम लड़ रहे हैं, वो तो लड़ते रहेंगे। जितनी आपकी अहलियत थी उतना आपने लड़के देख लिया। अब वक्त आ गया है कि हमें एक रोड मैप दिया जाए, हमें पूरी कौम को बताया जाए। नए वजीर खजाना आ गए हैं, यार हमें बताना चाहिए 5000 बच्चे जिनको कहते थे बच्चों को ये बीमारी कुछ नहीं कहती। बुखारी साहब मैं यही अर्ज करने जा रहा हूं कि इस वक्त हुकूमत के ज़िम्मे सिर्फ एक काम बनता है कि वो वैक्सीन का ऑर्डर करे और पूरे पाकिस्तान को एक टाइमलाइन दे कि वो दिसंबर 2021 तक क्या पाकिस्तान की कौम को वैक्सीनेट कर देगी या नहीं। क्योंकि अगर आप यूरोप और अमेरिका को देखें तो वो तो 50% तकरीबन क्रॉस कर गए हैं। एवरी डे अमेरिका में तो 5 मिलियन डोजेज लग रहे हैं, जबकि यूके में 5 लाख डोज एवरी डे लग रही है। तो हमें एक रोड मैप दिया जाए, हमें बताया जाए, इस कौम को बताया जाए कि वैक्सीन का क्या शेड्यूल होगा और किस टाइम पे कितनी वैक्सीन मुहैया होगी, ताकि पूरी कौम उसके मुताबिक अमल करे और इंतज़ार करे। और क्योंकि ये मामला सिर्फ वैक्सीन का नहीं है, ये सिर्फ बीमारी नहीं है। मेरा पहली मरतबा दिल चाह रहा है कि हमारी रिसर्च टीम ने जो कुछ फिगर्स और इस एतबार से निकाले हैं इस
सूरत हाल से या जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो हम अपने लोगों के साथ शेयर कर लें। अस्पतालों में उखड़ती सांसें, कब्रिस्तानों में ताबूत बंद लाशें, घरों में सफ़े मातम। मास्क पहनने की ज़रूरत है, वेंटिलेटर से बेहतर एहतियात की ज़रूरत है, अबदी घर से बेहतर अपना घर। ये तो हो गई वो। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब जो इस वक्त तादाद है पाकिस्तान में कोरोना से अफेक्टेड लोगों की वो 6,63,200 हो गई है, और जो तादाद है इस वक्त जिनको इफेक्टिवली कोरोना हो गया हुआ है वो 48,566 है जिनका यानी इलाज हो रहा है, और उसमें से 3,000 जो हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में बुखारी साहब इसमें यार ये रिसर्च क्या बता रही है कि किसी ने कुछ किया है यहाँ? बुखारी साहब हालात हकीकतन तशवीशनाक हैं, मगर इस वक्त हमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक, अपनी आवाम को खुद समझने की और सेल्फ आगाही की ज़रूरत है, ताकि उनको ये समझ आए कि हुकूमत से ज़्यादा इस बीमारी से उन्होंने खुद लड़ना है। उन्होंने SOPs का फॉलो करते हुए अमल जब तक नहीं करेंगे हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। इस वक्त हुकूमत का काम अब एक रह गया है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ इस शो में, कि हमें रोड मैप दे। मैं इस शो के ज़रिए हुकूमत से इल्तजा करना चाहता हूँ कि हमें रोड मैप दे कि कौम को किस स्टेज पे कितनी वैक्सीन इंपोर्ट होगी और किस तरह पूरी कौम को वैक्सीनेट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और इधर मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, इमरान खान ने पीछे 2.5 साल में अच्छा या बुरा किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अब एक नादर मौका इमरान खान साहब के पास आ गया कि वो वैक्सीन पर डिलीवर करें, ताकि आप देखें ना जो बाइडन ने ट्रंप की जो बुराइयां थी उनको साइड पे रख के उन्हें वॉर फुटिंग पे वैक्सीन अरेंज की, और उसका रिजल्ट क्या आया? लेकिन कि मोर देन 50% उधर वैक्सीनेशन हो गई है। इकबाल आप देखें ना, शायद खकान अब्बासी कहते हैं कि आप खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि NCOC जो है ये नाकाम हो चुका, उसकी प्राइम मिनिस्टर बात NCOC की नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज अकाउंटेबल, इट इज नॉट NCOC। हम NCOC को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते, हम प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल समझते हैं। इस कौम ने प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं उनको इलेक्ट किया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो आके जो मीटिंग्स कर रहे हैं कौम को बताएं, कि कौम को एक रोड मैप दें कि उन्होंने किस स्टेज पे कितनी वैक्सीन इंपोर्ट करनी है और पूरी कौम को वैक्सीनेशन कितने अरसे में कंप्लीट करनी है। ये हमारे शो का आज पैगाम है प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? आपका ख्याल है कि वो सुनेंगे ये बात? सुनना चाहिए उनको, क्योंकि जब पूरी दुनिया वैक्सीनेशन की तरफ गई हुई है, पूरी दुनिया अग्रेसिवली अपने अपने मुल्क में कौमों को वैक्सीनेट कर रही है, तो हमें क्या तकलीफ है? हम कोई आसमान से उतरी मखलूक हैं जिसको ये बीमारी खुद ब खुद हम लड़ उमर साहब का कहना यह है कि जी हमने चाइना से वैक्सीन इंपोर्ट कर ली है और उससे हम 30 लाख खुराक बनाएंगे, यानी वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख का नहीं, 3 मिलियन की इन्होंने नए ऑर्डर किए हैं। अभी उनको ये नहीं पता कि वो 3 मिलियन आनी कब है, उसका टाइम शेड्यूल आना है। नहीं, मेरे ख्याल से उसकी पहली लॉट आ गई है जिसको वो मल्टीप्लाई करके वो 60-70 हज़ार की लॉट आई है, उससे तो कुछ नहीं होना। 60-70 हज़ार की लॉट से इस कौम का कुछ नहीं होना। मैं बात ये कर रहा हूँ, बिगर पिक्चर की बात कर रहा हूँ। चाहे असद उमर साहब प्राइम मिनिस्टर से लें, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री से अपने एक्स्ट्रा फंड्स एलोकेट करवाएं, लेकिन उनको रोड मैप देना पड़ेगा। जब तक ये रोड मैप नहीं देंगे उस वक्त तक हम इस वबा से जान नहीं छुड़ा सकते। बुखारी साहब, ये वबा अब परमानेंट फीचर है, इसका अब एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है, अगर आपने अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू रखना है तो आपने पूरी कौम को वैक्सीनेट करना है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि अली अहमद अवान साहब बैठे हुए फरमा रहे थे कि जो कंट्रीब्यूशन असद उमर साहब का है वो इकोनॉमी का तो हमने देख लिया कि हफीज़ शेख को लाना पड़ा, और ये जो कोविड के हवाले से उनके पास सरबराही है वो भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन ना उतनी तादाद में मौजूद है जितनी हमें मिलनी चाहिए, और इसको अभी भी वार फुटिंग के ऊपर कोई नहीं कर रहा। ये बताएं। यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बार बार मैं अपना सर क्यों पीट रहा हूं कि मुझे इस कौम की फिक्र है, आपको इस कौम की फिक्र है, हम सबको इस कौम की फिक्र है। अगर हम सबको फिक्र है तो हुकूमत को क्यों नहीं है फिक्र? यार बांग्लादेश को देखो यार, बांग्लादेश में 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। तो यही तो रोना रो रहे हैं हम, और किस चीज का रोना रो रहे हैं? इस हुकूमत से इल्तिजा क्यों की जा रही? ये मीटिंगें छोड़ें, उठें, वॉर फुटिंग पे काम करें, स्ट्रेटजी बनाएं,
आके पूरी कौम को आगाह करें कि हम अगले 6 महीने में पूरी कौम को कर देंगे या 1 साल लगेगा, ताकि हमें पता तो चले। इंटरनेशनल ने फिर 2 खत लिख दिए हैं शर्म दिलाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को कि खुदा के वास्ते झूठ बोलना बंद करें, अवामुन नास के सामने सही पिक्चर रखें, उनकी जो ज़रूरियात है उसको फराहम करने के लिए वैक्सीन जो है उसकी तैयारियां करें। जो ड्रैप है उसके रोल के बारे में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बहुत कुछ कहा है। ये किसी के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती? मुख्तसर साहब मुझे बताएं ज़रा। इसका जो इसलिए नहीं रखती कि इस हुकूमत में कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी के नाम पे बात होती है तो उसको रीशफल कर दिया जाता है। जब तक कोई बंदा अकाउंटेबल नहीं होगा वो कैसे डिलीवर कर सकता है? कॉम्पिटेंसी तो उस वक्त आएगी जब आप कोई काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे, उधर आपसे गलतियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी। जब आप काम करने को ही तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने तो ये वैक्सीन जो है महंगे दामों फरोख्त करने और इसकी गैर मुनसाफाना तकसीम जो है उसके लिए हुकूमत को एक खत लिख दिया है। एक JUI के सिंध गवर्नमेंट है तो सिंध की गवर्नमेंट ने तो अपनी उन्होंने कहा कि मैं ये पार्लियामेंट के अंदर लेके जाऊंगा मामला। जनाब इमरान खान साहब, आपसे हम इल्तिजा कर रहे हैं, आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप अपने इस सेक्लूजन से निकलिए, आप इस कौम के दर्द को महसूस कीजिए। आपको जब नहीं ज़रूरत थी तो आप हर रोज़ टीवी पर आ जाते थे दुनिया को बताने के लिए मैंने ये किया, मैंने ये किया है। अब जब आपकी ज़रूरत है तो टीवी पर आपकी शक्ल तक दिखाई नहीं दे रही है। इसको वॉर फुटिंग पर एक्सेप्ट करें। इट्स ए बिगेस्ट चैलेंज ऑफ योर लाइफ टाइम, मीट इट। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चलते हैं ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो दीगर इशू पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर बदलो बार बार, वज़ीर ख़जाना, महंगाई और कोरोना का वार, तब्दीली के 3 साल, अवाम को 91 अरब 36 करोड़ रुपए का टीका लगने वाला है। बहुत जल्दी तैयारी कर ले अवाम उसके लिए। टेक्नोक्रेट्स ठहरे पत्थर दिल, अवामी नुमाइंदे अवाम के हमदर्द। वज़ीर आज़म का वजारतों पर धावा। अपने इंतहाई चहीते वज़ीर जिसको भी हाल ही में वो सेनेटर मुंतखब करा के परमानेंट वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे, उनसे पता नहीं क्या गलती सरजद हो गई जो उनको यक जुम्बश कलम उन्होंने हटा के और हमाद अज़हर को वज़ीर ख़जाना बना दिया है, जो गालबन अंडर 90 के खिलाड़ी हैं। ये इमरान खान साहब मुल्क को एक T20 की टीम की तरह चला रहे हैं। अल्लाह खैर करे, उन्हें कौन समझाइए कि मुल्क चलाना T20 की टीम चलाने से बहरहाल बहुत मुख्तलिफ होता है। शिबली फराज को पावर और एनर्जी, फवाद चौधरी को इन्फॉर्मेशन, असद उमर को बड़ा टास्क और वज़ीर हवाबाजी की लगेगी बाजी। ये सब कुछ भी होने वाला है। कब होगा? इसमें 2-3 दिन में होगा। जो शेख रशीद साहब है उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये शायद अगले 2 दिन में हो जाएगा। अब ये जो भी होगा वो तो हम उसके ऊपर यानी गुफ्तगू तो बाद में करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं जावेद इकबाल साहब कि ये जो शफीक साथ हुआ है और उसके जगह पे जिस ताबिश गौहर को लेके आए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? बात ये बुखार साहब, जब से इमरान खान हुकूमत में आए हैं, हुकूमत को फिनंशियल क्राइसिस से दोबर होना पड़ रहा है। लेकिन अब बात यह है कि इमरान खान ने अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद तमाम मामलात को खुश असलूबी से चलाने की बहुत कोशिश की और बार बार उन्होंने अपनी कैबिनेट में रीशफल करने की कोशिश की, जिसको वो कहते हैं कि मैं बैटिंग ऑर्डर चेंज करता हूँ। और बैटिंग ऑर्डर चेंज करना अच्छी बात है कि जब आपका कोई मिनिस्टर किसी जगह परफॉर्म ना कर रहा हो तो आप उसको कोई और मौका दें ताकि वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर ले। अब जैसे कोई करीबन 20 स्टेटमेंट मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ इमरान खान साहब के, जिसमें उन्होंने कहा कि हफीज़ शेख ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी काया पलट के रख दी है। लेकिन बात यह है कि बुखारी साहब किसी पॉइंट पे तो मिसअंडरस्टैंडिंग या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है ना। आपने तो ओवरऑल मुल्क की स्ट्रेटजी को देखना है, आपने ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी को देखना है। अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह आप चाहते हैं और फिर भी अवाम में ह्यू एंड क्राई है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्फ्लेशन को और महंगाई को कंट्रोल करने की, अगर उसमें वो कमी बेशी हो रही है तो अगर चेंज कर लेते तो इसमें क्या बुराई है? मैं आमिर डोगर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें वो फरमा रहे थे कि हफीज़ शेख साहब की जो परफॉर्मेंस है उसका तो कोई पैरेलल ही नहीं है। मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन करके ये कहूं कि आपने फिर उन्हें सजा दी है या उनको। बुखारी साहब, आमिर डोगर साहब एक इंडिविजुअल है, हम एक इंडिविजुअल की क्या बात? प्राइम मिनिस्टर के मशीन है भाई, मशीन है तो फिर क्या हुआ?
चेंजिंग की अथॉरिटी, अपॉइंट की अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर है ना। इवेल्युएट किसी की परफॉर्मेंस प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। हमारे जितने मर्जी गलत फैसले करें वो चुप करके बर्दाश्त करना चाहिए, ये आप फरमा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होगा वो रिस्पॉन्सिबल है हर चीज का, अकाउंटेबल भी हेड ऑफ स्टेट है, तो उसने अपने मिनिस्टर से काम लेना है। अगर वो एक चेंज लाके, हमाद अजहर साहब पढ़े लिखे अच्छे यंग एनर्जेटिक हैं, मैं समझता हूँ वो अब वो इकोनॉमी को पिछले 2.5 साल में इतना बेहतर समझ गए हैं और अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जो अवाम की पल्स को और अवाम की सोच को समझ सकते हैं, वो हफीज शेख जैसे इंपोर्टेड आदमी नहीं समझ सकता। तो अगर इमरान खान, कुछ ऐसी बातें हैं ताबिश गौहर साहब पहले से एनर्जी के ऊपर एडवाइजर हैं, उनको आपने साथ में पेट्रोलियम भी दे दिया, ये क्या हो रहा है? ये उसकी देखें ना, बात ये है कि आपको याद होगा, देखें लास्ट वीक नदीम बाबर साहब को जब चेंज किया तो उनकी जगह किसी को तो लगाना था। देखें बात ये, मैंने उनका चेक किया है, ठीक है, ही इज इक्वली कॉम्पिटेंट पर्सन, इक्वली कॉम्पिटेंट। देखने की चीज है कि आज उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आए वो परफॉर्म कर सकेंगे भी कि नहीं, क्योंकि पावर सेक्टर ऑलरेडी क्राइसिस में। आपका ख्याल है कि मुल्क को एक्सपेरिमेंटेशन पे बात यह है कि जब आप क्राइसिस से गुजर रहे हो, आपका पावर सेक्टर 2000 अरब के खसारे में चल रहा हो, तो उस वक्त आपको टीमें चेंज करनी पड़ती हैं कि कोई तो बंदा आए, शायद कोई उसका नया इनिशिएटिव आपको उस क्राइसिस से निकाल ले। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे अभी कान में कहा है कि जिस मरीज का पेट खुला हुआ हो, वेंटिलेटर लगा हुआ हो, ऑक्सीजन उतारी ना जा सकती हो, तो उसे मार देना चाहिए। में ये कहना कि किसी ट्रेनिंग डॉक्टर को लाके लगा। ट्रेनिंग डॉक्टर नहीं है, ही इज एक्सपीरियंस। ताबिश गौहर है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है। ताबिश गौहर की बात नहीं कर रहा मैं, इस वक्त कर रहा हूँ वजीर खजाना जो नया बनाया है, जो वजीर खजाना ट्रेनिंग तो नहीं है, अंडर 19 का प्लेयर है, उसको बुखारी साहब 2.5 साल से वो आपके फाइनेंस के साथ अटैच है, आपकी हर प्लानिंग में वो शामिल है, IMF से लेके हर चीज में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अंडर ट्रेनिंग कहां से हो गया? उन्होंने IMF में हमारा बेड़ा गर्क किया है ना, हमें तबाह किया है ना, उन्होंने कौन सा एहसान किया हम पर यार? नहीं, टीम लीड तो डॉक्टर हफीज शेख कर रहे थे ना, उसने भी बेड़ा गर्क किया। आप ये देखें ना, FATF में किसने परफॉर्म किया है? क्या परफॉर्म किया जनाब? आपको ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में, लेकिन आप ब्लैक में जा रहे थे। आपके अगर 16 पॉइंट्स कवर, बुखारी साहब अगर आपके 16 पॉइंट्स के ऑब्जेक्शन थे, आप गलत कह रहे हैं। पिछली दफा ये था कि हमें उन्होंने व्हाइट में करना था, बुखारी साहब हमें ब्लैक से तो हम बहुत अच्छा पहले निकल गए। बुखारी साहब मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप पे 25 ऑब्जेक्शन थे तो हमाद अजहर साहब की एफर्ट से 20% आपके ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए। तो ये किसी बंदे की अच्छी चीज है तो हमें उसे क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपको देखें, जहां डिस्क्रेडिट करने की बात होगी मैं करूंगा, लेकिन किसी की अच्छाई है तो हमें वो करनी चाहिए और हमें इनको मौका देना चाहिए। अभी आ जाएगी आपकी, मैं इनके हक में इसलिए हूं कि यंग एनर्जेटिक पढ़े लिखे आदमी को, जिसका 2.5 साल का पाकिस्तान की इकोनॉमी को अंदर से देखने का एक्सपीरियंस हो गया है, इससे बेहतर इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं। ताबिश गौहर के बारे में खाकान अब्बासी साहब का कहना यह है कि पेट्रोलियम सेक्टर में करप्शन जो है वो अपने अरूज पर है और कोई पूछने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये कर लेंगे वहाँ? एक तो ये तो स्टेटमेंट है ना, एक मेयर स्टेटमेंट पे तो कुछ नहीं होना। चैलेंज भी तो करें ना, देखना इसको। अगर इसको चैलेंज तो तब होगा जब खाकान अब्बासी साहब से मैं इल्तिजा करूंगा। अगर एक्सपीरियंस आदमी तो है ना, ही इज एक्सपीरियंस्ड, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि वो तजर्बेकार है। मेरी उनसे इल्तजा है इस शो के तवस्सुत से कि अगर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में करप्शन हो रही है तो वो इंडिकेट करें, कोई वजाहत दें, सिर्फ स्टेटमेंट मत दें। स्टेटमेंट इज नॉट द ऑप्शन एंड द सॉल्यूशन until and unless there is nothing concrete। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह पता चले कि हफीज शेख साहब जो हैं उनको हटाया क्यों गया है। हफीज़ शेख साहब को हटाया गया है, वो आपको भी पता है, सबको पता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत की हालात हैं, जिस तरह महंगाई का घोड़ा सर पर दौड़ रहा है, उस वही एक बुनियाद है। 2.5 साल एक बंदे को मौका दिया कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें, गुर्बत को कंट्रोल करें और इन्फ्लेशन को कम लेके आए, कम करें। तो अगर एक बंदा 2.5 साल में नहीं कर सका, तो अगर चेंज ओवर हो गया, रीशफलिंग हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है? होता है कि आप किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सके, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उस चीज़ में और ज़्यादा तबाही आ रही है। कीमतों का हाल है आपके सामने है, ऊपर से बिजली की कीमतें फिर बढ़ने वाली हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं।
मुझे आप ये बताएं कि ये जो तबाहकारी अब आने वाली होगी उसको हैंडल कर लेगी ये टीम जो है इस वक्त? करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इन पे फर्ज है, इनका काम है। खान साहब 2.5 साल की इस हुकूमत के पास एक्सपीरियंस है। अब ये मुद्दा दूसरी हुकूमतों पे नहीं डाल सकते, माजी पे ये मुद्दा नहीं डाल सकते। दे हैव टू फेस इट। देखें इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बुखारी साहब। अब इनको इस मामले को टैकल करना पड़ेगा, गरीब को रिलीफ देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो हमारे नुमाइंदे जाते हैं व्यूज़ लेने के लिए, उनकी नकलें उतार उतार के इस कौम को का मजाक उड़ाते रहे हैं। जाके कहते हैं महंगाई है तो जा रहे हैं, वो तो कहेगा है। ये तो रवैया है प्राइम मिनिस्टर का। ये प्राइम मिनिस्टर खत्म करेगा महंगाई? नहीं, देखिए बात ये है कि सुना हुआ है ना आपने वो, ये देखिए वो एक माजी है बुखारी साहब। हमने आगे जाना है, हमने आगे की बात करनी है। हम माजी में जाएंगे तो और बड़ा कुछ निकलेगा। इतना बुरा है तो आने वाले दिनों में क्या होगा? नहीं, आने वाले दिन में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें हुकूमत को फिर भी मौका देना चाहिए। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अदर देन दी परफॉर्मेंस। तो देखिएगा बुखारी साहब, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये अपने वजन तले आप ही गिर जाएंगे। जो जरदारी साहब कहते हैं ना कि हुकूमत में रह के हुकूमत से जंग की जाए, तो लेट देम फॉल इन देयर ओन वेट। अगर ये नहीं कर सकेंगे कंट्रोल, चाहे अब वो जितनी मर्जी देखे ना, उनके पास हुकूमत है, अख्तियार है, अवाम का रोना उनके सामने है, हर चीज़। अगर वो नॉन परफॉर्मिंग लोगों को नहीं निकालेंगे, परफॉर्मर को आगे लेकर नहीं आएंगे, तो फिर ये हुकूमत गरीब को कैसे रिलीफ देगी? हम आपकी बात को इस वक्त मान लेते हैं, लेकिन जो क्राइम है, जो शवाहद है, उससे नहीं लगता कि इतने वार फुटिंग पर काम करके अवाम को इस अजाब से निजात मिलेगी। नाज़रीन, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर अगले मौज़ूआत पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का जो इस वक्त हम बात करना चाह रहे हैं वो ज़रा थोड़ी सी मुझे डिले करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए जावेद इकबाल साहब जो है धड़ाधड़ कागज़ फरोल रहे थे। तो मेरा ख्याल है मैं बजाय इसके कि कुछ कहूँ तो जावेद इकबाल साहब की बात पहले सुन लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे जावेद साहब? हाँ, बुखारी साहब, बात यह है कि मुझे आज एक इंतहाई बावसूख ज़राए से पता चला है कि जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स आगे पीछे हो रहे हैं, रीशफलिंग हो रही हैं, जिनमें से कुछ को फ़ारग किया जा रहा है और कुछ को अपॉइंट किया जा रहा है। आज की ये खबर चल रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत पर किसी ने तवज्जो न दी। तो पंजाब हुकूमत में भी 2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनका कुर्रा निकल गया है कि उनको फ़ारग कर दिया जाएगा। उनमें एक हैं अपना हाफिज़ मुमताज़ साहब हैं जो एक्साइज़ के मिनिस्टर हैं, और दूसरे तैमूर भट्टी साहब हैं जिनके पास टूरिज़म की मिनिस्ट्री और यूथ की मिनिस्ट्री है। इनको आज से कुछ अर्सा पहले भी फ़ारग करने का इमरान खान ने सोच लिया था, लेकिन कुछ आप जैसे दोस्तों अहबाब ने रिक्वेस्ट करके इनको मौका दिया, बट बदकिस्मती से ये परफॉर्म नहीं कर सके। खूबसूरती से ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी मेरिट पर नहीं चलते, दोस्तों के कहने कोने पर कुछ भी कर लेते हैं। हुकूमत चलानी है, उन्होंने कुछ तो सुनना पड़ता है ना, सबको लेके चलना पड़ता है ना। तो मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि शायद इनकी भी छुट्टी हो जाए। ये आपके जो शवाहद हैं वो ठीक होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक तासुर है कि इमरान खान साहब बनी गला बैठ के पंजाब हुकूमत चलाते हैं, वो ठीक ही है, क्योंकि ये वज़ीर आला को निकालने चाहिए थे, उन्हीं को तय करना चाहिए था उनकी परफॉर्मेंस क्या है। एनीवे, आते हैं अपने मेन मौजू की तरफ। मुस्लिम लीग नून में एक नई कमेटी बन गई है। सियासत के खेल में नए दावपेच नवाज शरीफ मुतहर्रक हो गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि अगर नैब ने कायम रहना है तो क्या मुल्क कायम रहेगा? ये बात मैंने नहीं की है, ये लोग बात कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला अपोजिशन भी कह रही है, जब अपने खाकान अब्बासी कई बार कह चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्की सलामती को नैब के साथ मुंसलिक कर दिया है। भाई साहब, इससे पहले कि आप बोले, नैब जितनी इनफेमस अदारा इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए कि 2 काम उन्होंने किए हैं। जब उनसे सवाल उठता है तो वो कहते हैं हमने इतने बिलियन रुपीज़ रिकवर कर दिए हैं। वो सारा पैसा वो है जो प्ली बारगेन में उन्होंने रिकवर किया है। जितने बड़े बड़े माफियाज़ हैं वो किस्तें करवा लेते हैं, एक किस्त दे के और वो जान अपनी छुड़ा के चले जाते हैं। उस एक किस्त में से 25% जो है वो स्टाफ में बांट लिया जाता है। ये हमें अब उन्हें एनलाइटन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह की विच हंट हो रही है, आपने ये देखा कि जो प्रेस रिलीज़ DG लाहौर ने जारी की थी कि मरीम नवाज़ चूँकि अदारों पर तनकीद कर रही हैं, इसलिए इनकी ज़मानत जो है मनसूख की जाए।
यार जावेद इकबाल, मुझे ये बताइए ये कहाँ होता है? बात यह है बुखारी साहब, जो नैब है ये हुकूमत का एक झैली इदारा है, और प्रॉब्लम ये नहीं है हुकूमत का नहीं है, रियासती इदारा है। चलें इस तरह आ जाएं, रियासती इदारा है। लेकिन बात यह है कि नैब जैसे अदारे को ख़त्म करने की बजाय, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खाकान अब्बासी साहब कोई कंक्रीट सजेशन लेके आते कि इस अदारे को कितने अच्छे अंदाज में और किस तरह चलाया जाए, तो ये ज़्यादा मुनासिब बात होती, इसकी बजाय कि आप अदारा ही ख़त्म कर दें। क्यों? बात यह है कि मैं समझता हूँ कि नैब में बहुत से काम होने वाले हैं। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ कि नैब की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, इसकी प्रोसिक्यूशन। केस रजिस्टर्ड हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, लेकिन इवेंचुअली जब प्रोसिक्यूशन में एविडेंस का टाइम आता है तो केस खत्म हो जाता है, जुतियां पड़ती हैं। तो इसलिए मैं जो बात करना चाहूँगा, मैं अदारे को ख़त्म करने की बजाय अदारे के बारे में बात करूंगा कि उसको कैसे बेहतर अंदाज में वायबल बनाया जाए, जिससे कौम को फायदा हो, मुल्क को फायदा हो। और इसमें मेरी सजेशन डीजी नैब को एक होगी कि जो इनके रीजनल डायरेक्टर्स हैं, खुदा का वास्ता है उनको रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट हर 10-15 दिन बाद अदालतों में जाएं, अदालतों में जाकर अपने प्रोसिक्यूशंस के हालात देखें, कि आके उधर से आपको पता चलेगा कि आप एविडेंस कलेक्शन में किस जगह मार खाते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, और बेपनाह दफ़ा ये आला अदलिया में कहा भी गया है कि आपने केस ठीक तैयार नहीं किया, और बल्कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का अदारा है। मैं एक मिनट निकलना चाहिए मैं नैब के खिलाफ नहीं हूँ, नैब जैसे अदारे होने चाहिए अगर वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जिनको मैं वन आइड जैक कहता हूँ, इनको हुकूमत के किसी बंदे में करप्शन नजर आ रही है? जो सबूत साबित शुदा है, रेफरेंसेस उनके खिलाफ हैं, केसेस उनके खिलाफ हैं, क्या क्या उनके खिलाफ नहीं है? मजाला इस आदमी को होश आ जाए, ये कोई तरीका है? नहीं आनी चाहिए। दिस हाउ द इंस्टीट्यूशन शुड बी? इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन के अंदाज में चलना चाहिए। पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि जितने केसेस हैं नवाज शरीफ साहब पे या आसिफ जरदारी साहब पे, उसमें तो बुखारी साहब 90% केसेस तो इस हुकूमत ने बनाए नहीं है ना, इस चेयरमैन के तो बने हुए नहीं है। 90% केसेस तो पुराने। लेकिन आपका फिर पॉइंट वैलिड है कि अगर इस हुकूमत में लोग मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो उनकी नजर उस पर जानी चाहिए। यही बात मैं चाहता हूं कि नैब से इस अदारे को अपोजिशन और हुकूमत मिलके इस अंदाज में रीस्ट्रक्चर करें कि आने वाले वक्त में कोई भी हुकूमत, लास्ट पॉइंट, कि कोई भी हुकूमत इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लफ्ज के साथ उड़ाए ना। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलके ऐसी कानून साजी करे या ऐसी तरमीम, तो मुल्की अदालत अभी बनेंगे ना। बात पूरी कर लेंगे। ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान आँख इतनी ऊंची है कि उन्होंने अपोजिशन के साथ तो बात नहीं करनी। क्यों नहीं होने वाला? नहीं, चाहे वो इमरान खान हो चाहे अपोजिशन, उसको करना पड़ेगा। वो गांव के नंबरदार की तरह से कमी कमीन समझ के कहते हैं फलां से मिल ले। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते ना, इस तरह रिफॉर्म्स होती हैं। यही देखें, हम अपने शो से क्या कहना चाह रहे हैं कि खुदारा अपनी नाक को नीचे करें, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है। मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की इकोनॉमी का सोचें, गरीबों का सोचें, जो गरीबों के लूटे हुए पैसे हैं वो वापस लाने के बारे में सोचें। बात यह है कि किसी की ईगो रखने से या किसी के क्रिटिसाइज करने से अदारा तो शायद काम ना कर सके, लेकिन हर्ज किसका हो रहा? उन लोगों का जिसके वोट पे सवारी करके आप हुकूमत पे बैठते हैं। 400 का उन लोगों का ही सोचें। 442 केसेस थे पनामा के तहत, सिर्फ एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इज दैट व्हाट यू थिंक नैब शुड डू? मैं कहता हूं अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी होती है बहुत अच्छी बात है, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ इंक्वायरी होती है और अच्छी बात है, लेकिन अगर इस हुकूमत में भी लोग करप्शन कर रहे हैं, उनके भी अगर स्कैंडल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चीनी का जो स्कैंडल है, आपको नहीं पता किसके होनी चाहिए? हुई? किसने रोका है? हुई होनी चाहिए। अपोजिशन को देखे ना, अपोजिशन नैब को बंद करने की बजाय, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि अगर आटे और चीनी के स्कैंडल में अगर हुकूमत एक्शन नहीं कर रही तो
चौथा पिलर हुकूमत का अपोजिशन है ना, हुकूमत को जगाने का काम अपोजिशन का काम है। तो अपोजिशन को भी कोई ना कोई रिट फाइल करनी चाहिए कोर्ट के अंदर, किसी और इंस्टीट्यूशन में, जो इन सब को जोड़े, इन्होंने समझाए कि यार अब बस कर दो, अपनी नींदों से उठो, मुल्क को चलाने की बात करो। अगर आपने अदारों को कायम रखना है और अदारों से काम लेना है तो अदारों को मिल के चलाना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। इस अदारे को चलाने के लिए हुकूमत कोई काम करने नहीं जा रही, इसलिए कि उसको ये सूट करता है जो कुछ ये अदारा कर रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे तो आखिरी मरहले में और कुछ दिलचस्प मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी मरहला है और मौज़ूआत अभी बहुत सारे बाकी हैं, मज़े मज़े के भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात शुरू करते हैं सट्टेबाज शुगर माफिया की ब्लैकमेलिंग, शुगर डीलर्स की हड़ताल, मीठे में कड़वाहट। ये जिसने भी ये लाइन लिखी है कमाल है, पूरे इशू को सम अप कर देती है ये एक लाइन। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, चीनी मार्केट से गायब, रेट मज़ीद बढ़ गए। मुझे बताएं कि जो आटा चीनी कमीशन बना था, जिसमें इमरान खान साहब ने वादा किया था माफिया को नहीं छोड़ूंगा, बिलाखिर उन्हें पता लगा जब रिपोर्ट आई कि माफिया तो सारा उनकी नाक के नीचे बैठा हुआ है, उसमें सिटिंग मिनिस्टर भी हैं। तो ये आपको लगता है कि इसका कभी कोई हल होगा? ये उसी हल की तरफ तो जा रहे हैं। यही तो एक अच्छा इकदाम है इस हुकूमत ने किया है। इस हुकूमत ने बुखारी साहब ये वो काम किया है जो आज से पहले माजी में नहीं हुआ। ये काम का नतीजा ये निकला है कि चीनी मार्केट से गायब हो गई है और महंगी हो गई है। लेकिन बुखारी साहब, इन्होंने जो तरीका अडॉप्ट किया उसमें थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है। इन्होंने जो मिडल मैन है, जो सट्टा माफिया है, उसको काबू करने की कोशिश की है। देखिए, इसको बात को हुकूमत को समझने की ज़रूरत यह है कि सट्टा माफिया के बगैर भी चीनी मार्केट में सप्लाई नहीं हो सकती। देखिए, शुगर मिल ओनर्स एक एक दो दो तीन तीन बोरियां मार्केट में नहीं भेज सकते, उनको भी दरमियान में मिडलमैन चाहिए, ट्रेडर चाहिए। बात यह है कि आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान जब ऑयल परचेज करता है तो फ्यूचर बाइंग करता है ना, तो ये लोग भी फ्यूचर बाइंग करते हैं। अब हुकूमत ये चाहती है कि ये लोग फ्यूचर बाइंग अगर करते हैं तो ये सेल टैक्स नेटवर्क में आए। बुनियादी इनका इख्तलाफ इस बात पे है, जिसको कवर अप करने की ज़रूरत है। और दूसरा हुकूमत ने, FIA ने पहली दफ़ा तमाम शुगर मिल्स के ओनर्स को नोटिस जारी किए हैं कि वो अपने रिकॉर्ड के साथ FIA के ऑफिस में हाज़िर हों। मेरी इस बात में सिर्फ हुकूमत के लिए जो ये काम अच्छा कर रही है, लेकिन इसमें एक इल्तिजा है। इल्तिजा ये है कि ये कोई 30-40 साल का गंद है जो भरा पड़ा था सट्टेबाजों से, माफियाज के। अगर आपने इस माफिया और सट्टेबाजी को ख़त्म करना है तो मैं समझता हूँ मिल ओनर्स और आपको ट्रेडर्स के साथ बैठ जाना चाहिए, उनके साथ 6 महीने का रोड मैप बनाना चाहिए, ताकि उस रोड मैप के मुताबिक सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बात यह है कि हुकूमत की ये नालायकी एक है जो मैं इधर उजागर करना चाहता हूँ कि जब गन्ना 350 रुपये बिक रहा था, मिल ओनर्स खरीद रहे थे, तो हुकूमत ने उस वक्त क्रैकडाउन क्यों नहीं किया? तो गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब आगे के लिए मेरी सजेशन हुकूमत को यह है कि इनको रोड मैप दे के अगले सीज़न के लिए इन सब को बावर करा दिया जाए कि 200 रुपये के प्रपोर्शनेट के हिसाब से चीनी का रेट डिफाइन होगा, उससे आप लॉक कर दें, उसके बाद आप देख लीजिएगा। कोई मेरे प्यारे जावेद इकबाल, 2 बातें मेरी भी सुन लें अब आप। पहली बात तो ये है कि ये शुगर माफिया जो है ये पनपता रहेगा, इसलिए कि ये इजाज़त कौन देता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर लें इतनी, और फिर आपको ये इजाज़त मिल जाती है कि आप उसको दोबारा इंपोर्ट कर लें। हुकूमत को जब देखें कौन लोग हैं जो ये एक्सपोर्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं? कमीशन बना था ना, उसी पे तो कमीशन बन के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो आप बात कर रहे हैं। ये तो पूरी इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, जिसमें आप मिल ओनर्स को, मिडल मैन को ऑन बोर्ड करके उन सब का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि आपने मुस्तकबिल में इस तरीके से सेलिंग एंड बाइंग करनी है। इसमें इन दोनों को बाउंड किया जा रहा है। ये वही काम है, याद करें आप, बुखारी साहब शबर जैदी साहब करने जा रहे थे, तो फिर कहां गए शबर जैदी साहब? लेकिन मैं अब यही हुकूमत को कहना चाहता हूं कि ये ना हो
कि शबर जैदी अगर CNIC इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे, अटैच करना चाह रहे थे, टैक्स नेट में लाना चाह रहे थे उसके ज़रिए, तो फिर आपको वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो मैं आज छुट्टी करनी पड़ी, और छुट्टी करनी पड़ी। तो मैं फिर हुकूमत से ये इल्तिजा करूँगा, आप एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, शबर जैदी का इनिशिएटिव भी ठीक था, ये भी इनिशिएटिव ठीक है। आप इस इनिशिएटिव की प्रोज एंड कॉन्स को देख के इनके साथ बैठ के एमिकेबली 6 महीने का रोल मॉडल बना के उसके मुताबिक अमल करें, ये मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और फ्यूचर में आपको ये मसले मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे। जी अब आ जाइए आप अगले मौजू की तरफ, जो बड़ा मज़े का मौजू है, इसलिए कि अली अमीन जो हैं उन्होंने कानून की धज्जियाँ बखेरने के बाद जिस हठधर्मी का मुजाहरा किया है, ये पहली मरतबा नहीं है। अगर आपको याद हो तो बनी कला के रास्ते में उनकी जीप से शराब की बोतलें निकली थी, जिसे बाद में उन्होंने शहद करार दे दिया था। और अब जो है ये तो बिल्कुल एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं वो, जहाँ लगता है या कोई कानून नहीं है, ये रियासत दुजाना है, जहाँ जो जिसके पास लाठी है जो जो चाहे करे। आप अंदाज़ा कीजिए कि 10 साल का लड़का बैठ के जीपस्टर चला रहा है, साथ अब्बा हुजूर बैठे हुए साहब, और बाद में जब उनके ऊपर ये क्रिटिसाइज़ हुआ, जब ये वीडियो वायरल हुई, तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और ये कहा कि मेरी ज़मीन है, मेरी गाड़ी है, मेरा बेटा है, हम जो मर्ज़ी करें। तो यानी ना वो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कोई ट्रैफिक के कानून है, ना वो किसी कानून के पाबंद हैं। ये साहब जो हैं ये करना क्या चाहते हैं, आप मुझे ज़रा बताइए। वो जो आपने उनके लिए लफ्ज़ चूज़ किया गुर, तो ये गुर करना चाह रहे हैं। जब एक बंदा है जिसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो एक हुकूमत का हिस्सा है, जो हुकूमत है, जो बंदा अपनी ही हुकूमत के लिए बदनामी का सबब बन जाए, उससे ज़्यादा उस हुकूमत के लिए ढिठाई का लेवल देखिए, आप ढिठाई का लेवल देखिए। फरमाते हैं मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरी ज़मीन, किसी को क्यों तकलीफ है। ये वही बात है ना जो तारिक बशीर चीमा साहब ने भी तो आज वही बात कर दी ना, कि जिसने मेरा जो करना कर ले, मैंने करवाई है वैक्सीन, जाएं। ये रवैया जो है ये है काबिल बर्दाश्त। आप मुझे बताइए इमरान खान साहब किधर छुपे हुए हैं, किधर बैठे हैं, क्यों इसके ऊपर ट्वीट नहीं करते? अपने शोज में बार बार, कल भी इतना ज्यादा हम बोले कि ये क्या मुल्क अशराफिया के लिए बना हुआ है। क्यों नहीं हम इशराफिया को ब्रेक करते, क्यों नहीं ये हुकूमत इस बारे में सोचती? हम इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं, इस तरह की अनजस्टिफाइड लैंग्वेज को, जो कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हों अल्फाज। दोनों मिनिस्टर, दोनों हजरात ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने भी और पुर साहब ने भी, तो खुलेआम गुंडागर्दी का मुजाहरा किया अपने अल्फाज के जरिए से। तो इससे ज्यादा इमरान खान साहब के लिए कोई सिग्नल नहीं हो सकता। हम इस प्रोग्राम की वसातत से आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने वज़ीर, मशीर जो भी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, इनको कहिए कि जो भी वो हरकत करते हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर ज़रूर आता है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वहाँ अगर इस तरह के रवैये हमें देखने को मिलेंगे तो वहाँ लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये फ़ैसला अब आपके अपने ऊपर है। एक चीज़ सिर्फ आखिर में, इमरान खान से एक और इल्तिजा हम करते जाएँ, जो इनके 3-4 अनमोल रतन है ना, उनसे अब जान छुड़ा लें, बस कर जाएँ, आगे चलें। चलिए देखते हैं कान पर जूं रेंगती है उनके कि नहीं रेंगती है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अपने मेज़बान सलीम बुखारी और मेरे साथी जनाब जवेद इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।